औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। गुज़िश्ता 4 साढ़े 4 महीनों से एक ही टॉपिक है एंड दैट इज़ द IPP इश्यूज़ एंड चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। हमने इसको लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, उससे पहले भी इसके ऊपर एक तज्ज़िया लिया और जो मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं, ताजिर बरादरी है, तकरीबन सभी लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, तबसरा भी कर रहे हैं और अपनी तजावीज़ भी पेश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस बात को देखने की कोशिश करें कि इन IPPs के जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके पीछे बुनियादी मसाइल क्या हैं, उनके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं, वेदर इट इज़ द इनकॉम्पिटेंस, whether it is corruption, whether it is connivance of the officials sitting at the government positions, और from time to time गवर्नमेंट के जो मुआहदे होते हैं, उनकी रिन्यूअल्स होती हैं, उसमें क्या मफादात के टकराव का मामला है या कोई और चीज़ें। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को जानें। हमने PIDE की एक रिपोर्ट भी तफसील के साथ डिस्कस की थी। PIDE happens to be an institution, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि एक इंडिपेंडेंट इकनॉमिक रिसर्च बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने इनिशियली इसको सपोर्ट किया था, मगर आजकल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। इस इदारे ने पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान में IPPs का जो फ्रेमवर्क है, ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने दिया था। और फिर पाकिस्तान में एक डिबेट स्टार्ट हुई कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ये फ्लॉड है और इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ इनहेरेंट इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो हमेशा मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान में पावर की प्राइसेस कभी भी कम नहीं हो। ये PID ही था जिसने हाईलाइट किया कि डॉलर इकॉनमी, डॉलराइज इकॉनमी, पावर टैरिफ के जो रेट्स हैं वो डॉलर में होना, कौन सी सोर्सेज से एनर्जी क्रिएट होंगी, इनको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना, ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिसकी वजह से प्राइसेस ने हमेशा इन्फ्लेट होना था। और पाकिस्तान की इकॉनमी कैसा भी परफॉर्म करे, अनटिल अनलेस कि पाकिस्तान की जितनी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा अगर इकनॉमिक डेवलपमेंट की पॉपुलेशन नहीं है, तो फिर पाकिस्तान हमेशा एक डिफ़ॉल्ट की जर्नी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। ये वो डिज़ाइन था कोई 20-25-30 साल पहले, जिसका पाकिस्तान आज विक्टिम बन रहा है। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट ऑफ PIDE कि वो इस सारे मसले को, मुद्दे को कैसे देखते हैं और जो इसकी रूट कॉज है वो क्या है और आज के दिन के बुनियादी मसाइल क्या हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड इसका सलूशन क्या है। सो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद साहब। शाहिद महमूद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाहिद साहब, हमने लास्ट टाइम एक डिस्कशन किया था IPP के मसले के ऊपर और आज पोजीशन ये है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स से लेकर पाकिस्तान की तकरीबन तिजारती तंजीमें भी और सियासी जमातें भी इस मसले के ऊपर इश्यूज़ भी रेस कर रही हैं, बल्कि एक साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं वो फोरेंसिक ऑडिट के लिए दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए। हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं जिसमें लोगों का ये कहना है कि दे वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो बुनियादी तौर पे मसला है, जिसके बारे में एक परसेप्शन है कि ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम में स्टार्ट हुआ, ये पहला पॉलिसी फ्रेमवर्क था जिसने बुनियाद रखी कैपेसिटी चार्जेस की और हाइडल से दूसरी एनर्जी सोर्सेज से बिजली की प्रोडक्शन की। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बुनियादी मसले के ऊपर आप रोशनी डालें, पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें और ये बताएं कि ये बुनियादी तौर पे मसला कब से शुरू हुआ और इसमें जो ख़राबियाँ हैं वो बुनियादी तौर पे क्या हैं जो कि बहुत बड़े मसाइल की सिचुएशन आज इख्तियार कर गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मसला जो है अक्सर लोग जो अगर उनका ख़्याल है कि 1994 से शुरू हुआ। देखिए, 1994 में मेजर जो एग्रीमेंट साइन हुए थे IPPs वाले, वो ठीक है, वो एक दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान ने IPPs के एग्रीमेंट साइन किए। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे पहले IPP था हबको, वो 1986 के आखिर में अप्रूव हुआ था और वो उस वक़्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक ने अप्रूव किया था। सो दैट इश्यू के IPPs प्राइवेट IPPs लगाएँगे, ये बेनज़ीर से पहले का है।
ओके, ये एंड उसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। उसके पीछे स्टोरी जो है दैट अगर वो पूरी मैं नरेट करूँ वो जाएगी फिर कि वापडा की किस तरह सिस्टेमिक तबाही की गई, स्पेशली राइट, आफ्टर द मार्शल लॉ केम। ठीक है, राइट, यही वापडा थी कि जिसने 2 बड़े-बड़े डैम बनाए थे। राइट, मंगला बनाया था, तरबेला बनाया था एंड इट वाज़ वेरी गुड एट इट्स वर्क। लेकिन मिड राइट, 70s और फिर मार्शल लॉ आने के बाद उनको फिर ये जो है चीज़ वहाँ पे वापडा का जैसे-जैसे उसकी क्वालिटी जो है वो खत्म होती गई, वो एक इंस्टीट्यूशन तबाह होता गया। तो फिर साथ-साथ जो है ये तजावीज़ भी आती गई कि जी अब ऐसा करें कि फर्नेस ऑयल वगैरह और इम्पोर्टेड ऑयल की जो है, हमें वो उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा बिजली के लिए। राइट, नाउ वो उसमें फिर सबसे पहला हबको का आया, जिसे जनरल ज़िया-उल-हक ने साइन किया था। फिर उसमें सेकंड वेव आई, वो थी 1994 के आईपीपीज़ की बेनज़ीर के दौर में एंड इवन मोर देन बेनज़ीर भुट्टो या पीपल पार्टी जो है, ठीक है, उनका ब्लेम बनता है क्योंकि आईपीपीज़ बेसिकली मसला जो है वो मिसमैनेजमेंट का है एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ राइट पीपल एट द राइट जॉब का है और बाद में डेफिनिटली उसमें करप्शन का भी हिस्सा है। राइट, लेकिन उस सबसे बड़ा मसला जो है मिसमैनेजमेंट का है। देखें, किसी ने ये नहीं पूछा कि उस वक़्त 1994 के जो आईपीपीज़ हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएफआई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो क्यों इतने एक्टिव थे? और राइट, वो बार-बार क्यों उनको आके कह रहे थे कि जी आप आईपीपीज़ लगाएँ, पैसे हम अरेंज कर देंगे। आखिर उनका क्या काम था? राइट, जब हमारी तरफ से हमने कोई डिमांड नहीं की थी। जब हमारी तरफ से या तो डिमांड होती, तो दे वर सुपर विजिलेंट और सुपर एक्टिव कि जी आप लगाएँ पैसे, पैसों का इंतज़ाम हम कर देंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि किसी ने उनसे ये नहीं पूछा, उस वक़्त कोई पूछने वाला नहीं था कि भई क्यों आप क्या इसमें इतने हाइपर एक्टिव क्यों हुए? चलें, अच्छा आईपीपीज़ तो लग गई। राइट, अब इश्यू ये था कि जब आईपीपीज़ लगी, उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए थे, तो वो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये सारा करप्शन पे बेस्ड है खेल। फिर परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, उसने भी कहा कि जी ये तो सारा करप्शन है। तो लेट मी टेक यू बैक टू 1999। नवाज़ शरीफ का वक़्त था, फिर परवेज़ मुशर्रफ का, तो 1999 में सैफुर रहमान, या अगर आपको याद हो, उस वक़्त के एहतिसाब ब्यूरो के वो थे जिस तरह आजकल नैब जी है। बिल्कुल, जी वो बिल्कुल, उस वक़्त एहतिसाब के ऑल इन ऑल थे। उन्होंने सारों को इनको पकड़ के जेल में डाल दिया कि जी ये बड़ी करप्शन हुई है, सब कुछ हुआ है। इन द एंड वो सारे बाहर आ गए, लेकिन उनको आईपीपी के एग्रीमेंट्स वो जिन्होंने साइन किए थे, उनको इतना हरास किया गया कि वो या तो अपनी वो इन्वेस्टमेंट छोड़ के भाग गए या उन्होंने कहा कि जी अच्छा चलें पैसे कम कर लेंगे या कम उस पे आपको बाद वो पेमेंट्स का कोई वो ये है कि अभी नहीं करते, बाद में कर देते हैं। मतलब उनको डरा धमका के सब कुछ करके चले, वो तो आपने एक टेम्पररी रिलीफ तो हासिल कर लिया, लेकिन इशू फिर क्या हुआ? इशू ये हुआ कि वो प्राइवेट इन्वेस्टर जिसने अपना पैसा लगाया था, वो इतना डर गया, जो अंदर मुल्क के अंदर था और मुल्क के बाहर था, कि अप टिल सीपैक के जो है और फिर वो 2013-14 उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि जी आपका तो रिकॉर्ड इतना बुरा है, राइट, आपकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सीपैक में फिर हमें ये करना पड़ा कि जी उनको बुलाने के लिए वैसे भी पैसे आ रहे थे, उनको एग्रीमेंट में हमने इतना अच्छा खासा रिटर्न दे दिया और इतना बड़ा रिटर्न दे दिया कि उन्होंने एग्री कर लिया कि चलो यार इतना रिटर्न आ रहा है, तो ये तो बड़ी एंटाइसिंग चीज़ है। तो या इससे और उस वक़्त एक बेस भी बनती थी। बेस उसकी इस तरह बनती थी कि पीपल पार्टी के 2008 से 13 का जो दौर था उसमें लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल हो गया था। राइट, मतलब शहरों में भी 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और देहातों में भी। सो वी नीडेड समथिंग। तो इट्स नॉट दैट वी डिड नॉट नीड एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इशू ये था, जो बड़ा इशू जो बनता है वो आता है कि आपने एग्रीमेंट्स किस तरह साइन किए, किसको इन चीजों पे बिठाया एग्रीमेंट साइन करने के लिए, हु वाज द वन हु डिजाइन्ड दीज एग्रीमेंट्स और किस तरीके से साइन किए गए। ये सारा इशू अगेन मैंने जैसे कि कहा ना मैनेजमेंट का आता है और या मैनेजमेंट के बाद उसमें आता है डेफिनेटली करप्शन का राइट, भी आता है। ठीक है जी। तो ये चीजें है, ये आईपीपीज की स्टोरी है। तो ये बेसिकली हमारा मिसमैनेजमेंट की स्टोरी है। अभी तो मैंने आपको वो जो मेजर वो है वो सारी स्टोरी सुनाई है, जो उसके अंदर जो बहुत से इश्यूज हैं। सो लेट मी जस्ट पॉइंट आउट वन इशू। देखें 2013-14 के जो एग्रीमेंट आईपीपीज के हुए थे, उसमें एक आईपीपी जो थी वो कायम हुई, वो जो कंपनी थी जिसने आईपीपी लगाई वो कायम हुई जुलाई के जून, यस जुलाई 2014 में कायम हुई या और उसको अगस्त 2014 में एकदम जो है आईपीपी लगाने का एग्रीमेंट भी मिल गया। ठीक है जी। तो रियली मतलब आप यू हैव टू क्वेश्चन कि या अभी यार 1 महीना हुआ है, एक कंपनी कायम हुई है और आपने 1 महीने के अंदर उसको प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा आईपीपी का उठा के दे दिया, व्हाई? या ठीक है जी। सो हियर हियर इट इज़ कि यहाँ पे ये चीज़ें जो आती हैं,
तो ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करने वाली असल चीज़ें हैं। दूसरी रहेगी कैपेसिटी पेमेंट्स की बात, तो देखें भाई, कोई भी पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री कि जहाँ पे जो बिजली घर लगाते हैं तो उधर कैपेसिटी चार्जेज़ या कैपेसिटी पेमेंट्स होते हैं। दुनिया में आप जहाँ पे भी लगाएँगे वहाँ पे कैपेसिटी के नाम पे वो चार्जेज़ कलेक्ट करेंगे। या कोई भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता कि वो सर्दी में जो है वो बिजली टर्न ऑफ कर देगा और गर्मी में वो बिजली टर्न ऑन करके लगाएगा। जो उसने कर्ज़ लिए होते हैं उस पे पैसे जो है वक़्त पे देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही, गर्मी हो, सर्दी हो, जो मर्ज़ी हो। बिल्कुल ठीक है सही, जी? तो बिल्कुल तो ये कैपेसिटी पेमेंट से ज़्यादा इश्यू कैपेसिटी पेमेंट्स का इश्यू नहीं है। बिजली असल इश्यू है मिसमैनेजमेंट का। असल इश्यू है कि आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो तबाह हाल है। असल इश्यू है कि किसने चलाना है। अब आपने हर जगह पे सीएसएस के ऑफिसर या रिटायर्ड लोग लगाए हुए हैं, वही चलाते रहते हैं। वो कभी जो होता है पावर सेक्टर का सेक्रेटरी होता है, कभी चला जाता है एफबीआर में चला जाता है, कभी चला जाता है रेलवे चलाने चला जाता है। तो भाई वो सेक्टर के जो माहिर है वो किधर है? बिल्कुल वो सही, किधर गए? बिल्कुल उन्होंने तो चलाने नहीं है। तो दिस इज़ बेसिकली अ मिसमैनेजमेंट इश्यू, ठीक है जी? और फिर उसके दरमियान में फिर और इश्यूज़ आते हैं जी सर, सबके। व्हेन यू से कि जो मैनेजमेंट है उसका बेसिक इशू है और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये डिज़ाइन किसने किए, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं। व्हेन यू से कि कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किसने किए, आर यू ट्राइंग टू से कि जो टैरिफ है वो भी शायद मेरिट पे ठीक से नहीं एग्री हुआ, या यू आर ट्राइंग टू से समथिंग एल्स के ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की डिज़ाइन फ्लॉट थी या करप्ट थी? अच्छा, लेट्स बिगिन विद समथिंग। मैं सबसे एक सवाल करता हूँ और ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। आज तक मुझे बताएं कि किसी ने, मैंने तो नहीं देखे, आपने आईपीपीज़ के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए वो आपने देखे? बिल्कुल तो नहीं। देखें, किसी ने नहीं देखे। तो इसमें बात ये है कि आईपी अगर आप कहते हैं कि जी सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई और उसमें कोई मसला नहीं है, तो ये तो सारी अवाम के सामने ले आए ना, रख दें वहाँ पे कि जी ये आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप उसमें छुपा क्यों रहे हैं? उसको लोगों के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखें। चलें, आप कहते हैं कि जी उसका कोई हिस्सा बड़ा खुफिया है, वो कोई भी नहीं करता। होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, दुनिया भर में होते हैं जिसमें वो कुछ चीज़ें होती हैं कि लोगों को नहीं बताते। राइट। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में खुफिया रखा जाता है या चीज़ों को, तो इस तरह तो नहीं होता। तो बिल्कुल। देखें, मैंने आपको कहा ना कि मिसमैनेजमेंट के अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस का इशू है। अच्छा, अब उसमें देखें, अ, एक मैं मिसाल लेता हूँ। आपको अगर याद हो 2014 में जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो यस। उन्होंने वन गो में 450 बिलियन की पेमेंट कर दी थी आईपीपीज़ को, ठीक है? जी। 450 और 480 बिलियन, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, लेकिन 450 बिलियन या उससे ज़्यादा थी। राइट। अच्छा, उसमें इश्यू क्या था? फिर उसमें इश्यू ये बना कि ऑडिटर जनरल ने, उस वक़्त का जो ऑडिटर जनरल था, बुलंद अख्तर राना शायद उसका नाम था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उसने पॉइंट आउट किया कि जी देखें, ऑफिशियल रूल्स ये कहते हैं कि बिफोर ऑडिट, और ऑडिट ये है कि आप जो आजकल हम कहते हैं ना, वो एक शोर मचा हुआ है कि फोरेंसिक ऑडिट, तो उसने यस। भी यही पॉइंट आउट किया कि जी इनका आईपीपीज़ का तो अभी तक आपने किसी ने ऑडिट किया नहीं, फोरेंसिक ऑडिट। जब तक ऑडिट नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ड्यू हैं? तो उसने इस चीज़ को अपोज़ किया कि आप वन गो में 450 बिलियन पे कर रहे हैं। तो उसको हटा दिया गया पोस्ट से, और बजाय ऑडिटर जनरल से, जो कि तरीका होता है पेमेंट का, बजाय ऑडिटर जनरल से करवाने के, डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पेमेंट करवाएगी, विच इज़ मतलब ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उस पेमेंट से ही पहले स्टेट बैंक से जो फाइनेंस डिवीजन के सेक्रेटरी थे, वो फारिग हुए, तो उसको फौरन स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया गया इसहाक डार साहब ने। तो ये देखें, ये इसहाक डार साहब की ये लोग बड़े उसको पीएमएलएन जो है एक इसी के साथ चिमटी हुई है। एक पार्टी का क्या हाल होगा कि उसको इसहाक डार जो है बहुत बड़ा एक्सपर्ट नज़र आता है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे उस मुल्क पर। लेकिन एनीवे जी, मैंने ये एक मिसाल दी। तो राइट। इश्यू जो है उसी वक़्त ये पकड़े जाने चाहिए थे, उसी वक़्त। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी उसका जो है ऑडिट करवाया। फिर उन्होंने भी पॉइंट आउट किया कि जी ये तो, इसमें तो फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो भी नहीं करवा सके। यस। अभी वही बंदा जिसने वो इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी थी, अब दोबारा इस गवर्नमेंट में भी आ गया। तो देखें, जब तक फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, अब इस तरह तो कुछ भी हो सकता है। मैं एज़ अ पावर कंपनी मैं क्लेम कर सकता हूँ कि जी मैंने इतनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस की, लेकिन व्हाट्स द प्रूफ? यस। आप मुझे पेमेंट कर दें, सिर्फ़ मेरे कहने पे। लेकिन बिल्कुल आपके ठीक। मेरे पास तो ये कोई प्रूफ़ ही नहीं है कि मैंने कितनी बिजली पैदा की और कितना मैंने तेल इस्तेमाल किया। बिल्कुल तो ठीक है। देखें, या ये चीज़ें हैं कि ये इश्यूज़ हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ये मिसमैनेजमेंट का इश्यू है, इन बिटवीन दैट करप्ट प्रैक्टिसेस भी आती हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में शाहिद महमूद साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट के डिज़ाइन है, कॉन्ट्रैक्ट को किसने नेगोशिएट किया, कॉन्ट्रैक्ट की जो मैनेजमेंट है, in between all the processes, and when you look at the things, it appears as if there is an element of corruption and mismanagement, and this is how he pointed out कि आपको एक भी IPP का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, नज़र नहीं आता कि लोग उसको देख सकें। कोई कंसल्टेंट ये क्लेम करता हुआ नहीं नज़र आता कि उसने IPP का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखा हो। कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को कॉन्फिडेंशियल करार देकर उसको हज़फ किया जा सकता है, बट बाकी कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक करना जो है वो आई थिंक इज़ अ जेन्युइन डिमांड जिसको गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। शायद साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि एक तो गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में अगर कोई सोल्यूशन है और इस सारे मामले में अगर ट्रांसपेरेंसी आ सकती है तो कैसे आ सकती है, बट उससे पहले आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप जब बार बार कहते हैं कि मसाइल हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के, मसाइल हैं राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस के, मसाइल हैं कॉन्ट्रैक्ट की सही से एग्जीक्यूशन के इन द लेटर एंड स्पिरिट, और आखिर में जब आपने पॉइंट आउट किया कि फोरेंसिक ऑडिट से एक्चुअली पता चल सकता है कि किसने कितनी बिजली प्रोड्यूस की है रादर देन जस्ट मेकिंग अ पेमेंट, और आपने एक एग्जांपल भी दी। सो वी वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ चैलेंजेस के मसाइल कहाँ कहाँ हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट। सही। देखें, मैं चैलेंजेस कुछ पॉइंट आउट कर देता हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ मिसमैनेजमेंट की, वो अभी भी उसी तरह मिसमैनेजमेंट जो है जारी हो सारी है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखें, कैपेसिटी पेमेंट्स का में बड़ा एक इशू जो है, तकरीबन 50% जो कैपेसिटी पेमेंट्स है बिटवीन, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। 2019-20 फिस्कल ईयर 2019-20 यानी 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2023 तक ये आईपीपीज को जो कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं वो 6 ट्रिलियन रुपए की पेमेंट्स की गई हैं। ठीक है जी, 6 ट्रिलियन रुपए की। उसमें से 50% पेमेंट्स जो जाती हैं जी, वो जाती है गवर्नमेंट के ओन्ड आईपीपीज को, यानी गवर्नमेंट खुद हमसे जो है कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पे 3 ट्रिलियन रुपीस निकलवा चुकी है। अच्छा, अब वो क्यों आपसे निकलवा रही है, और इस पे मैं आता हूँ कि व्हाई इज दिस मिसमैनेजमेंट। अभी देखें, हमने एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया। उसके अलावा हम 5-6 बड़े डैम्स भी, 2-3 बड़े डैम्स भी बना रहे हैं। उसके अलावा नीलम झेलम भी है। देखें, जब आपको पता है कि आपकी यूजेज इतना है नहीं, दूसरी बात यह आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है नहीं, ठीक है, फिर आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज राइट नहीं है, तो व्हाई आर यू इंस्टॉलिंग न्यू कैपेसिटी। या अब जो मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की, तो इसमें देखें 2.5 के $3 बिलियन का हम दोबारा से कर्जा ले रहे हैं टू बाय इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये सारा जो है ये फिर हमें वापस तो करना पड़ेगा, ये तो लोन ले रहे हैं हम, यस और वो कैपेसिटी पेमेंट्स में फिर आप जो है फिर फंस जाएंगे। अच्छा, देखें, नीलम झेलम का मसला आ गया। नीलम झेलम जो है ये आपको शायद हैरानगी हो कि ये मिड 90s 1990s या एंड 90s 1990s में कंसीव किया गया था। फिर इसको ये कहा गया कि जी ये बस 2007-8 तक काम शुरू कर देगा। आज हो गया पिछले साल 2023 में इसको जो है इन्होंने कहा कि जी, यानी ये 20 साल लेट था इन कंप्लीशन। उस दौरान जो है लोगों की जेब से नीलम झेलम हाइड्रो पावर सरचार्ज के नाम पे कोई 65 बिलियन रुपए निकलवाए गए। फिर आपने चले ये सारा कर लिया, 20 साल लेट था, उसमें ओवर चार्जेस सब कुछ हो गए। उसमें भी $1.7 बिलियन का हमने लोन लिया हुआ है, जो कि अभी हम वापस कर रहे हैं, उसको कैपेसिटी चार्ज में आता है। अच्छा, आपने चले अब ये प्रोजेक्ट तो कह रहे हैं कि जी ये कंप्लीट हो गया, अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई थी, बंद कर दिया कि जी इसमें तो फॉल्ट आ गया इतना बड़ा। अब वो 1 साल से बंद पड़ा है। उस 1 साल उस बिजली की बजाय हम महंगे तेल से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 125 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जो कि लोगों की जेब से। देखें इसका जिम्मेदार कौन होगा। यस तो यहाँ पे आते सॉल्यूशंस पे। ये आ गए मैनेजमेंट के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज। अब आते सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपने जो जिम्मेदारान थे, ठीक है, जो आईपीपी के 2013-14 के मायदे, आईपीपीज के 94 वाले मायदे जो हैं उनकी अब कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। राइट ये सारे मायदे जो है ये 2013-14 वाले, अगर उसमें कोई जिम्मेदार था, उसमें करप्शन हुई है, तो पहले आप उसको तो सजा दें। ये आई जी नीलम झेलम का मैंने जिक्र किया,
ये मेरा और आपका कसूर तो नहीं है कि हमसे पैसे निकलवा रहे हैं कि वो इतना 20 साल लेट हुआ और राइट, उसमें आप उसके कैपेसिटी चार्जेस वो हमसे क्यों निकलवा रहे हैं? जिसने डिज़ाइन गलत किया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला आया है, तो उसको पकड़ें, ठीक राइट, है? लेकिन एहतसाब यहाँ पे नहीं है। ये नंबर 1 एक सॉल्यूशन एहतसाब। दूसरा फोरेंसिक ऑडिट। राइट, फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवाते? आईपीपीज़ का फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे? तीसरा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वापडा में कहीं भी हो, पावर सेक्टर में हो, ये काम खत्म करेंगे। आपने रिटायर्ड लोगों या हाजिर सर्विस लोगों को, सीएसएस वालों को लगाया हुआ है कि जी आप इन चीजों को चलाएं। नहीं, खत्म करें इस चीज को। जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है, जिसको पावर सेक्टर का पता है, जिसको इंजीनियरिंग का पता है, उसको लगाएं। उसको ये इख्तियार दें कि जी आप इस चीज को हैंडल करें। ये 77 साल हो गए हैं इस मुल्क में कि ये आपने सीएसएस वालों के जरिए और रिटायर्ड उनके लोगों के जरिए काम चला रहे हैं। इससे काम नहीं चलता। हमें अच्छी तरह पता है कि इससे क्या तबाही आई है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। एंड गोइंग फॉरवर्ड जब तक आप अपना सारा सिस्टम नहीं ठीक करते, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी वो कैपेसिटी पेमेंट कवर हो सकती है अगर लोग बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें कौन बिजली इतनी ज्यादा इस्तेमाल करेगा? पिछले 3 साल से पाकिस्तान की बिजली की कंजम्पशन स्टैग्नेंट है। तो ये जो भी बेवकूफ है जो कहता है कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, उससे तो चोरी ज्यादा बढ़ती है। राइट, बिजली की कीमत कम करें, लोगों को बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने दें, उसी से कैपेसिटी पेमेंट्स जो है काफी ज्यादा कवर हो जाएंगी। कम से कम आप पैसे जो दे रहे हैं वो किसी काम तो आए ना, प्रोडक्शन तो चले। वो तो वैसे ही प्लांट्स पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं और आप उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो उनको चलाएं तो सही ना, ताकि लोगों को बिजली मिले। तीसरा, इसके अलावा दिस इज अ होल सिस्टेमिक इशू। पावर सेक्टर में आप देख लें कि देखें, एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। राइट, अगर आप बहुत ज्यादा मुकम्मल बिजली पैदा कर भी लें डिमांड के मुताबिक, पहले तो हो रही है, हमारी कैपेसिटी तो है, लेकिन इशू ये है कि आप बिजली पैदा कर भी लें तो वो जो लाइनों में जाती जाती है तो 18 से 20% जो है उसमें वैसे ही खत्म हो जाती है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो राइट, जब तक आपने अपनी लाइनों को और अपने सिस्टम को, फिर मीटर रीडर्स को, फिर जो इस चीज को ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, गवर्नमेंट चलाती है, उधर भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनके बोर्ड में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। तो देखें, ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। यू हैव टू गेट रिड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यू हैव टू गेट रिड ऑफ रिटायर्ड पीपल कि वो इन चीजों को चलाएं। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी लाएं। ट्रांसपेरेंसी में मिसाल के तौर पे रेगुलर फॉरेंसिक ऑडिट हो और उसके मुताबिक पेमेंट्स हो, और हैव द राइट पीपल फॉर द। और ये बाकी दोबारा नए नए प्लांट लगाना छोड़ें। हमारी इतनी वो नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इतनी इनकम ग्रोथ नहीं है कि हम इतनी बिजली कंज्यूम करेंगे। इस सिलसिले को बंद करें। गोइंग फॉरवर्ड अगर इन तजावीज़ पर अमल हो जाए और नए प्लांट्स ना लगें, बट स्टिल पीपल हैव दिस ओपिनियन कि जो टैक्सेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन कोई 34-35% के आसपास है। आप कहना चाहेंगे कि जो टैक्सेस हैं इनकी कोई जस्टिफिकेशन है आपकी नज़र में, या इसको भी रिकंसिडर करना चाहिए? नहीं, जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं है। अब जो है इसमें आप जो है सरचार्जेस, मिसाल के तौर पे मैंने आपको नीलम जेलम सरचार्ज का कहा। राइट, नीलम जेलम सरचार्ज जो है वो हमसे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? जिनकी गलती है उनसे इकट्ठा करें। फिर जनरल सेल टैक्स हो गया और पता नहीं कौन-कौन से टैक्स लगाए हुए हैं। ये सारे टैक्सेस जो इन्होंने लगाए, ये अपने कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं उसको कवर करने के लिए लगाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिजली की कंजम्पशन बढ़ाएँ, कीमत कम करें। जब लोग बिजली ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे तो वो सारे आपको पैसे भी कवर हो जाएँगे, आपको ज़्यादा इनकम होगी, तो फिर आपको ये टैक्सेस लगाने नहीं पड़ेंगे। और इसके साथ-साथ डेफिनिटली गवर्नमेंट के जो करंट एक्सपेंसेस हैं, जो कि अब इस फिस्कल ईयर में तकरीबन 15 से 16 खरब रुपए हो जाएँगे, ट्रिलियन रुपए। तो इस शाही निज़ाम को जो है खत्म करें, शाही खर्चे को खत्म करें, इसको कम करें। तो इतने फिर लोगों से बिजली के बिलों में टैक्स निकलवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। शाहिद महमूद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शाहिद महमूद साहब ने तफसील के साथ अपनी पीआईडी की रिपोर्ट को डिस्कस किया, जो कि पीआईडी की वेबसाइट पे भी मौजूद है, जिसमें बुनियादी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। मिसाल के तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके डिज़ाइन के अंदर चंद ऐसी बुनियादी खामियाँ हैं कि जो दुनिया के किसी भी आईपीपी के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके डिज़ाइन में नज़र नहीं आती। ये रिपोर्ट पीआईडी की हमें ये बताती है कि पाकिस्तान शायद दुनिया में और ख़ित्ते में वो वाहिद मुल्क है जो आईपीपीज़ की तकरीबन हर डिमांड्स को एक्सीड करता रहा है और आज भी एक्सीड करता हुआ नज़र आ रहा है। आईपीपीज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बुनियाद या बुनियादी ख़राबी जिसको आप कह सकते हैं, या जिसकी वजह से आज प्राइसेस बिलिंग की इलेक्ट्रिसिटी की इन्फ्लेट हुई है,
वो बुनियादी तौर पे ये है कि जब कोई पावर प्लांट लगता है तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, और जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके रिटर्न के लिए जो बेसिक डिमांड है किसी भी सरमायाकार की, इन्वेस्टर की, वो ये होती है कि आप एक सर्टन कैपेसिटी को बाय करने की गारंटी दें, जिसके अंदर इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी इतनी नहीं थी, जब पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं था, तो मसनूई तौर के ऊपर पाकिस्तान में टाइम एंड अगेन एक बिजली का बहरान खड़ा किया जाता रहा है। और उसके पेश नज़र पाकिस्तान ने हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं वो प्लांट की जो लाइफ है उससे कहीं ज़्यादा मुद्दत के अवार्ड किए। मिसाल के तौर पे अगर आज 10 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, उसको फिल आउट करने के लिए जो प्लांट लगेगा उसकी जो इन्वेस्टमेंट जब रिटर्न आ जाएगी उसका जो टाइम है वो 5 साल है, 7 साल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो इसकी लॉन्जेविटी है, ड्यूरेशन है, वो बहुत ज़्यादा लंबा रखा गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। 2015 के अंदर भी जब पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के मसाइल आए तो फिर रादर देन जो पुराने प्लांट्स चल रहे थे जिसमें कैपेसिटी चार्जेस की शराइत ख़त्म हो चुकी थी, उन प्लांट्स को ठीक से चलाया जाता, उनके जो ऑपरेबिलिटी के इश्यूज़ थे उनको रिज़ॉल्व किया जाता। ये करने के बजाय किया ये गया कि महंगे महंगे नए प्लांट्स लगाए गए, और जो आम आवाम है उसके ऊपर सरचार्जेस का बोझ लादा गया। पीआईडी की रिपोर्ट बताती है कि 65 से 130-140 अरब रुपए तक लोगों की जेब से निकलवाया गया। एंड फाइनली हमने ये देखा, और उसमें ये भी हुआ कि पाकिस्तान 2-2, 3-3 अरब डॉलर का मकरूज़ भी हुआ, बट फाइनली हमने ये देखा कि ये प्लांट्स जब फंक्शनल हुए तो वो महज 3 से 4 दिनों के लिए फंक्शनल हुए, और फिर वो दोबारा से ऑपरेशनलाइज नहीं है, वो काम आज नहीं कर रहे। सो पीआईडी की रिपोर्ट भी ये कहती है, शाहिद महमूद साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आखिरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करती है पीआईडी की रिपोर्ट, और शाहिद महमूद ने भी ज़ोर देकर बात कही, वो ये थी कि राइट मैन ऑन द राइट जॉब। पावर सेक्टर के अंदर अगर आपका सेक्रेटरी पावर डिवीज़न कोर कॉम्पिटेंट टेक्निकल रिसोर्स नहीं है, उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो पावर डिवीज़न को हेड करने वाले जो लोग हैं वो पावर सेक्टर से अगर बिलोंग नहीं करते, उनकी क्वालिफ़िकेशन रेलेवेंट नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज़ रेलेवेंट नहीं है, तब भी पाकिस्तान का ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ नहीं देखी जा सकती। इसके जो चैलेंजेस हैं वो ना सिर्फ ऐसे रहेंगे बल्कि गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन फर्दर डिटीरियरेट होगी। और आखिरी चीज़, एंड अगेन दैट वाज अबाउट द टैक्सेस। टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस दोनों के मसाइल एड्रेस हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की इकॉनमी में ग्रोथ पोटेंशियल रिस्टोर हो जाए, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 3 के बजाय 5% की रफ्तार से ग्रो करने लगे, और जो हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो उसको बीट कर दे। जब भी पाकिस्तान के अंदर लोग बिजली इस्तेमाल करने लगेंगे और ये कैपेसिटी चार्जेस की वजह से जो इन्फ्लेशन है, बिजली की प्राइसेस जो ज़्यादा हैं, इसका मसला हल हो जाएगा। हमने आज कोशिश की कि एफपीसीसीआई के किसी नुमाइंदे से बात कर सकें, फेडरेशन के किसी अहदेदार से बात कर सकें, नहीं हो सकी। वी विल ट्राई एंड टॉक टू सम एफपीसीसीआई ऑफिशियल इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, एंड वी विल ट्राई एंड कंक्लूड दिस डिबेट कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो कॉन्ट्रैक्ट की रीनिगोशिएशन में है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ऑडिट में है, या फिर गवर्नमेंट इस सारे बिजनेस और गोरख धंधे से बाहर आ जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर compete एंड ऑपरेट दिस सेक्टर। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।